हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। तो आप जो है आज आपके लिए लेके आए हैं हेलोरीन के रासायनिक गुणधर्म। तो आप जो है शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करिए, ठीक है। तो अभी हमने जो है लाइव चला के देखा, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है क्लियरिटी के बारे में, रुक जा रहा है फ़ोन। तो ऐसे ही चेकअप करते रहेंगे और जो है जल्दी लाइव कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखो आज हम आपके लिए लेके आए हेलोरेंज के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में हमने क्या पढ़ा था कि एक हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म होगा, ठीक है। दूसरा किसका होगा? हेलोएरीन का। तो हेलो एल्केन के बारे में क्या समझा था आपने? जब वो पहली रासायनिक गुणधर्म दिखाया था वो कैसा दिखाया था? न्यूक्लियो नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया दिखाया था। पहली कौन सी अपक्रिया दिखाया था? नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया। उसमें कौन सी अपक्रिया दिखाया था? SN1 और SN2 रिएक्शन ना। कौन सी रिएक्शन दिखा रहा था? SN1 और SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में क्या अंतर है, क्या होना चाहिए ना? क्या ये भी SN1 रिएक्शन देगी या SN2 रिएक्शन देगी? जो आपकी हेलोएरीन्स है ये SN1 देगी कि नहीं देगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था S1 देने के लिए कि ये बॉन्ड ब्रेक होता था ना, तो तुरंत जाके न्यूक्लियोफिलिक जाके क्या कर देता था? अटैक कर देता था, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता था? SN1 रिएक्शन मिल जाती थी, SN1 रिएक्शन मिल जाती थी। क्या इसमें जो है SN1 मिल पाएगी? तो देखो ये जो है SN1 रिएक्शन नहीं देता, SN1 रिएक्शन नहीं देता, मतलब ये SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा ही नहीं ना। ये क्यों नहीं करता? इसका कारण होना चाहिए, इसका कारण होना चाहिए। तो इसका कारण हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले देखो SN1 में इसमें क्या होना चाहिए था कि देखो जब आपका SN1 करता था, ठीक है, तो जब ये कोई न्यूक्लियोफिलिक आपका इस पे अटैक करता था तो ये क्या होता था? बॉन्ड जो पहले ब्रेक होता था ना, तो आपको क्या मिलता था? R+ कार्बोकेटायन मिलता था ना, कार्बन धनायन मिलता था आपको। फिर इसी कार्बन धनायन में आपका न्यूक्लियोफिलिक क्या करता था? जाके सेकेंड स्टेप में जुड़ जाता, तो R+ NU- आगे जाके हमारा क्या मिल जाता था? RNU मिल जाता था ना, यही ना। न्यूक्लियोफिलिक आगे क्या हो जाता था? जुड़ जाता था। तो ये SN1 रिएक्शन कहलाती थी। कौन सी रिएक्शन कहलाती थी? SN1 ना। तो जो हेलोएरीन है ये जो हेलोएरीन है, ठीक है, ये क्या SN1 रिएक्शन देगी कि नहीं देगी? तो जाहिर सी बात है, देखो SN1 होने के लिए इसको क्या करना होगा? अपने इस हाइड्रोजन को तोड़ के ये इसे अस्थायी होना पड़ेगा। जैसे कार्बोकेटायन अस्थायी होता था, तो क्या ये अस्थायी रहेगी? अगर हम मान लेते हैं कि देखो ये यहां बॉन्ड ब्रेक कर लिया, ठीक है, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। कभी आपने इस तरह का आयन देखा है? नहीं ना। अर्थात ये अस्थायी नहीं रह सकता। और अस्थायी क्यों नहीं रह सकता? इसके 4 कारण हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। इसके 4 कारण है जो SN1 रिएक्शन को ये फॉलो नहीं करता ना। एक एक करके समझते हैं बारी बारी से। देखो पहला कारण क्या है कि ये जो है अनुनाद संरचना दिखाता है। क्या दिखाता है बाबू? अनुनाद संरचना। पहला कारण क्या है? अनुनाद संरचना। इस अनुनाद संरचना को देखते हैं। तो देखो हम क्या ले लेते हैं? एक हेलोएरीन ले लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? हेलोएरीन ले लेते हैं ना। अब देखो यहां हम जो है क्लोरीन जोड़ लेते हैं, या इसको यहां जोड़ दो, ऊपर जोड़ दो, ठीक है। क्लोरीन जोड़ दिया। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। बाय कोष में इसके कितने होते हैं? 7। तो 2 6 हमने दिखा दिए, और एक ये क्या कर लिया? इसमें बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया ना। तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, ठीक। और इसमें क्या होते हैं? डबल बॉन्ड, यहां एक, यहां और एक यहां, ठीक। ये आपका क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया ना। अब देखेंगे कि ये जो है कैसा है। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनाद संरचना देने के लिए हमने क्या एरोमेटिक के लिए बताया था कि डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर प्लस माइनस या कोई इलेक्ट्रॉन बचा हो ना। तो ऐसे में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देंगे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। जो एरोमेटिक होते हैं ना वही रेजोनेटिंग देते हैं। समझ में आई बात? और जिनके पास लोन पेयर बचा हो या प्लस माइनस का चार्ज बचा रहता हो वो भी देते हैं, ठीक। तो देखो जब ये रेजोनेटिंग देगा तो इसका मतलब ये देखो क्या करेगा? जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लो अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक आया, इस पे अटैक करना चाहे, ठीक है, इसको रिपल्सन करना चाहे, तो जब ये इस पे अटैक करेगा तुरंत ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास खुद ही फालतू इलेक्ट्रॉन है,
तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहेगा, बल्कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो जब इसको अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ठीक, जैसे हम अभी इससे पहले वाले में पढ़े थे कि जब हमारे देखो कोई न्यूक्लियोफिलिक जो है पीछे से अटैक करता था, पीछे से क्या करता था, अटैक करता था, तो ये अलग हो जाता था ना। तो वैसे ही सेम इसमें भी होना चाहिए। जैसे देखो जब न्यूक्लियोफिलिक इस पे अटैक करेगा तो इसको तोड़ के हट जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा ये नहीं करता। ये क्या करेगा कि अपना जो लोन पेयर है उसको यहाँ भेज देगा, ठीक। जब यहाँ भेजेगा तो देखो आगे क्या होगा, जब अपने लोन पेयर को भेज देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 ना, और यहाँ 2 माइनस आएगा, और डबल बॉन्ड पहले से है कि नहीं, और इस पे क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देख रहे हो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ चुका है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4, लेकिन अब इसने जबरदस्ती इसके साथ भेजा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ जाएगा। और ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाए नहीं होते, बस केवल आकर्षित रहते हैं, तो ये क्या करेंगे, तुरंत आगे की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देंगे। जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ देखो क्या होगा कि एक जो है आपका प्लस जनरेट होगा, ठीक, और यहाँ क्या आएगा, माइनस, ठीक। तो यहाँ क्या होगा कि प्लस माइनस मिलके आपका ये क्या कर लेगा, बॉन्ड जनरेट कर लेगा, ठीक है। और अब देखो ये जो माइनस है वो कहाँ आके शिफ्ट हो गया, यहाँ आके शिफ्ट हो गया ना, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ चुका है ना, अब आगे क्या होगा कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ बढ़ा हुआ, अब ये कार्बन भी चाहेगा कि हम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करें, आगे डोनेट करें ना। तो अब देखो सॉरी, अब देखो ये जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे घनत्व तो बढ़ेगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ भेज देगा। जब आगे की तरफ भेजेगा तो देख लो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्लोरीन माइनस और एक प्लस इलेक्ट्रॉन ना। अब देख रहे हो कि यहाँ माइनस आया हुआ है ना, और अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस, और इस पे क्या आएगा, प्लस। तो देख रहे हो माइनस और प्लस मिलकर क्या कर लेंगे बाबू, एक बॉन्ड जनरेट कर लेंगे। तो जब बॉन्ड जनरेट करेंगे तो ये क्या होगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आगे सबकी बात देखो, आर्थो से कहां चलाया, पैरा पे, और कौन सा बॉन्ड बचा आपका, ये, ठीक। अब देख लो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ चुकी है ना। तो अब ये क्या करेंगे, अपना आगे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव। तो आगे देखते हैं, तो देख रहे हो यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस था आपका, ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। और ये जो अब की बार इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या चलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और आपका क्या हुआ था, यहाँ एक बॉन्ड जनरेट हुआ था, ठीक, और डबल बॉन्ड क्लोरीन, फिर एक प्लस, और इस पे जो है 4 ना। अब देख रहे हो ये क्या होगा कि ये जो प्लस माइनस है मिलके क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। क्या करेंगे बाबू, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। अब आगे देखो, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ चुकी है ना, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लिया था उसको क्या कर देगा, वापस कर देगा, उसको क्या करेगा, वापस करेगा। तो देखो क्या हो जाएगा आपका आगे, ये आपका है बेंजीन, ठीक है। अब देखो यहाँ एक बॉन्ड जनरेट हुआ है आपका, यहाँ एक बॉन्ड जनरेट हुआ। अब ये जो माइनस है, ठीक, और ये क्लोरीन, तो जब इलेक्ट्रॉन जो लिया था ये वापस इसकी जगह पे आएगा, ठीक। तो जितनी इसकी कमी थी वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब जो इसका लोन पेयर था वो इसको क्या हो गया, वापस रिटर्न मिल गया, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस माइनस मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड जनरेट कर लेंगे, ठीक। तो देख रहे हो पहले यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, फिर कहाँ चले आए, यहाँ चले आए, घूम कर क्या हो गए, चले आए ना। तो ये क्या कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर रहा है। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये अस्थाई दे ही नहीं पाएगा, अपना कार्बोकेटायन अस्थाई दे नहीं पाएगा। क्यों, देख रहे हो पहले यहाँ था, फिर यहाँ से इसको यहाँ भेजा, फिर यहाँ भेजा। और SN1 रिएक्शन होने के लिए आपका प्लस चार्ज या चार्ज जो है वो कहाँ होना चाहिए, अस्थाई होना चाहिए। जैसे इसमें देखो R और X, जब ये टूटता था तो R प्लस में टूटता था, और ये अस्थाई होता था, क्या होता था, अस्थाई। लेकिन ये अस्थाई है नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से घूम के आ रहा है, देखो ये R तो और कहाँ घूम के चला गया, पैरा पोजीशन पे इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। तो SN1 रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्बोकेटायन अस्थाई होना चाहिए, ठीक। पहला कारण हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा कारण क्या है।
आगे दूसरा कारण देखते हैं। तो दूसरा कारण है बाबू संकरण। क्या है? संकरण। दूसरा कारण क्या है? संकरण। ठीक। अब इसमें देखो कि आपका क्या था, एक आर यक्स था। अब इसकी संरचना ले लें। इसकी संरचना का मतलब है हम क्या ले लेते हैं, एक दो, एक यक्स ले लेते हैं। ठीक है। अब यहां क्या ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं। ठीक। और इसमें हम डबल बॉन्ड यहां और जो हमारा यक्स यहां दिखा दे रहे हैं ना। अब देखो इनका संकरण देखते हैं। ये आपका मेथिल क्लोराइड है और ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन ना। बात समझ में? या हेलोबेंजीन कह सकते हो, क्लोरो नहीं है तो हेलोबेंजीन है ना अपना। तो देखो अब इनका संकरण चेक करते हैं। संकरण चेक करने के लिए हम जेड की संख्या निकालते हैं बाबू। जेड है क्या, नंबर ऑफ सिग्मा और प्लस लोन पेयर। तो यहाँ कोई लोन पेयर है नहीं है ना किसी के पास। तो देखो अब इसका नंबर ऑफ सिग्मा गिनते हैं, 1 2 3 4, मतलब जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें सिग्मा पाया जाता है। तो जेड के बराबर क्या आ गया, 4। अब इसका संकरण क्या होगा, एक यस लिखा जाएगा, बची कितनी गिनती, 3। तो इस पे कितना है, sp3 संकरण ना। अब देखो इसका चेक करते हैं। तो देखो जब डबल बॉन्ड होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था और जो है इसमें आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा संकरण कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वीडियो में जो है हमने बताया था। तो अब देखो यहां जो है क्या है, कार्बन है ना। अब इसका सिंगल बॉन्ड गिनते, 1 2, 2 सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब जेड बराबर 3 है सर। पहले रुक जाओ, 2 हुआ। अब यहाँ देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो एक और जोड़ लो, कुल कितना हुआ, 3। अब 3 के लिए क्या होगा, एक यस लिखेंगे और बची गिनती 2, इसके ऊपर लगा देंगे तो sp2 निकल के आया। क्या निकल के आया, sp2। अर्थात इसमें sp3 आ रहा है और इसमें sp2 आ रहा है ना। तो देखो हमने पढ़ रखा है कि अगर यस की मात्रा जिसमें ज्यादा हो, यस की मात्रा जिसमें ज्यादा हो, वो कार्बन आपका ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब चेक करते हैं किसमें यस की मात्रा ज्यादा है। अगर इसका संकरण टोटल देखा जाएगा, जो ऑर्बिटल होगी वो 100% मिक्स होगी। कितनी होगी, 100%। जब 100% होगी तो हम इसमें कितनी ऑर्बिटल भाग ले रही है बाबू, 4। देखो जेड बराबर कितना है, 4 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 25%। मतलब एक ऑर्बिट कितनी परसेंट है, 25%। मतलब इसमें यस 25% और ये पी 3 है, तो पी का कितना मिला है, 75%। टोटल मिलके 100% होगा ना। तो यस की मात्रा कितनी आई, 25%। मतलब यस ऑर्बिटल जो है इस हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में कितना भाग लिया है, 25%। अब इसमें देखते हैं इसका टोटल संकरण कितना होगा, 100। अब इसमें कितनी ऑर्बिटल है, 3 से भाग करते हैं तो 33.3% आएगा। कितना आएगा, 33.3%। अब इनसे क्या पता चल रहा, हमने बताया जिसमें यस की मात्रा ज्यादा रहेगी वो कार्बन ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। तो कौन सा कार्बन ऋणात्मक होगा, ये हेलोएरिन वाला। तो हमने पढ़ रखा है SN1 वाले में, हमारा कार्बोकेटायन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बोकेटायन होना चाहिए SN1 रिएक्शन होने के लिए। क्या होनी चाहिए बाबू, बात समझ में आई। तो ऐसे में ये क्या करेगा, संकरण के हिसाब से ये SN1 रिएक्शन देगा, नहीं देगा ना। हेलोएरिन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसमें sp2 संकरण है और SN1 के लिए क्या होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए ना। तभी तो हमारा क्या होगा, कार्बोकेटायन अस्थायी होगा, रुकेगा। तो अब इससे कंफर्म हो रहा है कि ये जो है SN1 रिएक्शन नहीं देगी हेलोएरिन ना। बात समझ में आई। अब इसको नोट करो जल्दी से। अतः देखो यहां लिख दो, अतः हेलोएरिन SN1 अभिक्रिया नहीं देगी, क्योंकि नहीं देगी क्योंकि इसमें sp2 संकरण होने के कारण इसमें कार्बोकेटायन कम अस्थायी होगा। इसमें कार्बोकेटायन
केटायन कब अस्थाई होगा। बात समझ में आई? ठीक, नोट कर लो। तो गाइस नोट हो गया। तो अब देखते हैं तीसरा कारण हमारा क्या है। ठीक है, दो कारण तो हमने समझ लिया। पहला क्या था? अनुनाद संरचना। दूसरी क्या थी? संकरण। इनके संकरण नहीं थे ना। अब तीसरा एक, कौन सा आयन हमारा सबसे ज्यादा अस्थायी होगा? कौन सा आयन हमारा सबसे ज्यादा अस्थायी होगा? ठीक, सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। देखो तीसरी पॉइंट है हमारी फेनिल धनायन। धनायन को अस्थायी होना। देखो अगर हम ले रहे हैं CH3 और क्या ले रहे हैं बाबू? CH2 और यक्स, ये हमारा एल्केन है। हेलो एल्केन, अगर ये टूटेगा, ठीक है, तो क्या देगा? CH3 CH2 और अब यहां प्लस आएगा और यक्स माइनस आएगा, यही ना। तो देख क्या रहे हो? ये जो कार्बोकेटायन आपका वो अस्थाई है। कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उत्पन्न कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन कहीं भाग होके जाएगा? नहीं ना, किसी भी कार्बन पे नहीं जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? अगर हम देखें, यहां क्लोरीन था हमारा, ठीक है, वो क्या कर रहा है? आगे आप देख ही रहे हो, पहले वो इलेक्ट्रॉन अपना कहां भेज दे रहा है? पैरा पोजीशन पे। फिर आगे कहां भेज दे रहा है? फिर आगे जो है आपका, फिर कहां भेज दे रहा है? पैरा पे भेज दे रहा है। कहां भेज दे रहा है बाबू? पैरा पे। ठीक, फिर उसके बाद फिर आर्थो पे भेज दे रहा है। फिर किस पे भेज दे रहा है? यहां भेज दे रहा है। बात समझ में आई? ठीक, फिर आगे जो होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आपका वापस आएगा, तो ये बॉन्ड यहां से यहां मिलेंगे आपको। ठीक, तो देख रहे हो कि ये जो है पहले हमारा, ये तो अभी हम समझा चुके, बस जस्ट इमेजिन करो कि ये देख रहे हो पैरा पे भाग रहा है, सॉरी आर्थो पे भाग रहा है, फिर कहां भाग रहा है? पैरा पे, फिर पैरा से फिर कहां भाग रहा है? आर्थो पे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो ही नहीं रहा, पहले यहां आ रहा है, ठीक, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां आ रहा है। बात समझ में आई? तो SN1 होने के लिए क्या होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि फेनिल धनायन जो है वो अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है, जिसके कारण यह SN1 रिएक्शन नहीं देता। अगर आपसे पूछेगा SN1 का मतलब क्या होता है? नाभिक रागी प्रति अस्थापन अपक्रिया ना, ये जो है दे नहीं पाता। क्या कारण था? पहला अनुनाद संरचना, दूसरा संकरण, तीसरा कि ये धनायन अस्थायी होता है ना, अस्थायी रहता ही नहीं, इसका आयन जो है भागता रहता है इधर उधर। ठीक, चौथी बात ये आती कि ये जब अस्थायी हो गया धनायन, ठीक, उसके बाद अब इसकी चौथी पॉइंट जो होगी, इसको पहले यहां लिख लेते हैं ना, पहले लिख देते हैं। देखो अब हम लिख दे रहे हैं ना नोट में, या वैसे ही लिख दे रहे हैं। देखो आपने क्या देखा, पहले तीसरी पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे फेनिल धनायन ना, लिखेंगे हेलो एरीन में, हेलो हेलो एरीन में, हेलो एरीन में बना फेनिल धनायन। ठीक, क्या होता है? धनायन अस्थायी होता है। क्यों बाबू? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहा है? एक बारी पैरा पे, आर्थो पे, ऐसे ही भाग रहा है ना, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। तथा हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन में बना कार्बोधनायन। क्या बाबू? कार्बोधनायन। ठीक है, हेलो एल्केन में बना कार्बोधनायन अधिक अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी होता है। ठीक,
जिसके कारण हेलो एल्केन कौन सी रिएक्शन देता है? हेलो एल्केन नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है और हेलोएरिन नहीं देता। जल्दी से नोट करिए, ठीक, और जल्दी से नोट कि प्रतिकर्षण, चौथी पॉइंट क्या है? प्रतिकर्षण। नाभिक रागी प्रतिकर्षण ना। चलो, ये नाभिक रागी प्रतिकर्षण होता क्या है? यहां हमारा यक्स था, ये भी माइनस है, ठीक, और हमारा न्यूक्लियोफिलिक माइनस है। अब देखो तुम सेम बताओ। अब देखो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक माइनस है, ये भी माइनस है, ये जाके यहां अटैक करेगा? नहीं करेगा ना। अब इसके पास कौन कौन सी पोजीशन बची? देख रहे हो, यहाँ आर्थो वाले पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ अटैक करने की क्षमता है, फिर दूसरा पैरा पे, मेटा पे तो करेगा नहीं, फिर यहाँ आर्थो डैश पे, 3 पोजीशन है और तीनों पे ये कैसा चार्ज देता है? माइनस चार्ज। अरे अभी तो पढ़े ना कि जिसमें यश की मात्रा ज्यादा रहेगी, यश का परसेंटेज जितना ज्यादा रहेगा निगेटिविटी उतनी ही बढ़ेगी ना। यश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी पी से, ठीक है, यश का परसेंटेज जो है पी से जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ऋणात्मक होगा। कार्बन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कार्बन जो है आपका ऋणात्मक होगा। तो ऐसे में ये ऋणात्मक हो गया, ये भी ऋणात्मक हो गया, तो ये दोनों आपस में कहीं रिएक्शन करेंगे नहीं। आपकी फिजिक्स ने क्या कहा है कि सेम चार्ज रिपल्सन करते हैं, ना कि प्रतिकर्षण, आकर्षण करते हैं ना। मतलब फिजिक्स के अनुसार आपका सेम जो चार्ज होता है वो प्रतिकर्षण करता है, ना कि आकर्षण करता है ना। अट्रैक्शन तो होगा नहीं, जब होगा नहीं तो जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा नहीं तो क्रिया ही नहीं होगी। बात समझ में आई? तो ऐसे में ये क्या हो रहा है? नाभिक रागी प्रतिकर्षण हो रहा है ना इस सब क्रिया में। तो क्या लिखोगे? लिखेंगे कि देखो हम जानते हैं कि हेलो एल्केन में sp3 संकरण पाए जाने के कारण वो धनायन होता है, जबकि हेलो एरीन में ठीक sp2 संकरण होने के कारण वो हेलो एल्केन की अपेक्षा ऋणात्मक होता है, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक भी ऋणात्मक और हमारा हेलो एरीन भी ऋणात्मक, जिसके कारण इनमें प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। अतः ये SN1 रिएक्शन नहीं दे सकते या नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे सकते ना। तो नोट करो, हाँ लिखो, नोट करो। हेलो एरीन में ऋणात्मकता अधिक होने के कारण, हेलो एरीन में ऋणात्मकता अधिक होने के कारण, हेलो एरीन में ऋणात्मकता अधिक होने के कारण, ठीक, ये नाभिक प्रतिकर्षण अभिक्रिया देते हैं, जिससे हाँ, जिससे अरे नाभिक रागी प्रतिकर्षण होता है, जिससे नाभिक रागी प्रतिकर्षण होता है ना, जिससे नाभिक रागी प्रतिकर्षण होता है, नाभिक रागी प्रतिकर्षण होता है। अतः हेलो एरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता। तो हमने बताया 4 पॉइंट। क्या बताया? 4 पॉइंट। पहली पॉइंट क्या थी बाबू? अनुनाद समझना। दूसरी संकरण। तीसरा फेनिल आयन जो होता है वो कम अस्थायी होता है,
देखो हमने क्या बताया, 4 कारण बताया। पहला क्या बताया, अनुनाद संरचना। दूसरा जो है संकरण। तीसरा फेनिल धनायन जो होता है वो कम अस्थायी होता है। चौथा क्या निकला कि नाभिक और हेलोएरिन में जो कार्बन है और जो नाभिक रागी है हमारा, उन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे पाते हैं। अब ये देगा कौन अभिक्रिया, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि अभिक्रिया देगा कौन, मतलब ये कैसी अभिक्रिया देगा। जैसे उसमें था वो नाभिक रागी दे देगा, तो हमने उसमें बहुत सारा पढ़ लिया, SN1 SN2, ठीक बात समझ में आई। लेकिन अब ये कौन सी अभिक्रिया देगा, जब नाभिक रागी देगा नहीं तो देगा क्या, तो आपकी दूसरी हेडिंग है नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। अब ये नया सिस्टम क्या आ गया, अभी तक तो नाभिक रागी था, ठीक, पेज इधर करो उसके बाद इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। अब ये है क्या उसमें, अभी तो हम लोग नाभिक रागी पढ़े, फिर इलेक्ट्रॉन रागी पढ़ रहे हैं। देखो न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता था, परिभाषा अगर याद आ रही तो बताओ। तो हम जो है आपको नाभिक रागी क्या होता है, फिर संकरण कैसे निकालते हैं, और आपको इस वीडियो में लिंक दे देंगे, तो नीचे जो है आप देख लीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। क्या बाबू, अभिक्रिया, ठीक है। तब तो हमें एक और समस्या झेलनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन रागी होता क्या है। अब तक तो नाभिक रागी समझे थे, इलेक्ट्रॉन रागी, और एक तो क्या था नाभिक रागी। दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं हल्का सा, कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ती रहती है तो डोज लेनी पड़ती रहती है। तो देखो एक होता है इलेक्ट्रॉन रागी, दूसरा नाभिक रागी। तो नाभिक रागी में हमने बताया था, क्या बताया था बाबू, नाभिक रागी में क्या बताया था, बताओ नाभिक रागी क्या बताया था यार। देखो नाभिक रागी में हमने बताया था माइनस वाला कोई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक देख रहे हो माइनस लिखा होता है, और ये माइनस क्या बताता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो, और अधिक रहेगा तो वो क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो अर्थात नाभिक रागी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है, डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर ना, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रागी है इसको हम दिखाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक, तो इस पे प्लस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, प्लस। अब ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक, एक्सेप्टर होंगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही। और ये डोनर मतलब दाता ना, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन दाता, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रॉन ग्राही और इलेक्ट्रॉन दाता कैसे पहचानेंगे। अब देखो हाइड्रोजन से समझते हैं, हाइड्रोजन आपका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। हाइड्रोजन हम देखो इस तरह से लिखते हैं। अब इसके नाभिक को देख लेते हैं, यहाँ एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे तो देखो इसके ऊपर हम क्या दिखाएंगे, प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके पास बचा क्या, एक ही तो प्रोटॉन बचा है, बचा कि नहीं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो देखो इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और इन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जितने धनायन होंगे, जिनके ऊपर प्लस लगा होगा, उनको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन रागी कहोगे। क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन रागी ना।
अब देखते हैं, अगर यही हाइड्रोजन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इस पे क्या आ जाएगा, H माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, H माइनस। तो देखो पहले इसके पास एक प्रोटॉन था, अब देखो ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इसके ऊपर देखो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक। तो देखो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश खत्म करेगा, लेकिन एक का बचा रहेगा जो माइनस दिखाएगा। तो देख रहा ये H प्लस वाला है, ये इलेक्ट्रॉन रागी है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अर्थात प्लस वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी है, और ये माइनस वाला क्या है, नाभिक रागी है। क्या है, नाभिक रागी, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी। अब इस सब क्रिया में क्या समझ में आ रहा है, वही परमाणु आपका जाके जुड़ेगा कहाँ, हेलोएरिन में, जिसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, क्योंकि हेलोएरिन क्या है, इलेक्ट्रॉन उसके पास फालतू है। हेलोएरिन, यही बतिया हमें समझ में आ रही ना, वही जाके जुड़ेगा एटम्स जिसको इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, जरूरत होगी, क्योंकि हेलोएरिन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हो क्लोरीन अपना नीचे भेज रहा है, तो वो इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, कहाँ का, आर्थो और पैरा पे ना। तो देखते हैं फिर इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, आप बता दो परिभाषा, आप तो बताओ इलेक्ट्रॉन रागी क्या होते हैं, परिभाषा बताओ जल्दी। वे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन, वे परमाणु या यौगिक या धनायन, ठीक, जो इलेक्ट्रॉनों, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और उनपे आवेश कैसा होता है, प्लस चार्ज ना। तो जरूरी नहीं आवेश हो, बस परिभाषा ये रहेगी, वे परमाणु या अणु या यौगिक जिनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी। तो देखो इसमें, इस इलेक्ट्रॉन रागी में पहली है हैलोजनीकरण अपक्रिया। पहली कौन सी अपक्रिया है, हैलोजनीकरण अपक्रिया। पहली कौन सी अपक्रिया बाबू, हैलोजनीकरण अपक्रिया। तो हमने क्या लिया है, देखो क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्या लिया आपने, क्लोरोबेंजीन, इसको यहां दिखाते हैं, ठीक। अभी अभी आपने क्या सीखा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा तो ये यहाँ आएगा माइनस चार्ज, फिर अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी यहाँ ब्रेक होगा ये बॉन्ड, और ये माइनस इस पे आएगा, फिर यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले बॉन्ड लगा दे तब ना। देखो ये हमारा क्या था, क्लोरो, ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहां ये हमारा क्या हो गया, हेलोएरिन कंप्लीट। अब हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रागी ले रहे हैं। अब जैसे हैलोजनीकरण करा रहे हैं, हैलोजनीकरण कराने का मतलब होता है चाहे हम ब्रोमीन ले चाहे क्लोरीन ले, ठीक है। तो जैसे हम ब्रोमीन ले लिए, क्या ले लिए बाबू, ब्रोमीन, ठीक। अब देखो ये जो ब्रोमीन है, देखो क्या करेगा, और उत्प्रेरक क्या होगा, निर्जल, FeCl3, या इसी के जगह पे एल्युमिनियम Cl3 ले लो, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है, दोनों वही काम करेंगे। अब देखो आगे क्या होगा कि जब ये क्रिया करेगा, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ क्लोरीन ले रहे हैं या ACl3 ले रही है ना, तो क्या होगा कि ACl3 प्लस Br, देखो एक इधर भी एक इधर, तो एक बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक, तो आगे हमारा क्या मिलेगा, ACl3Br माइनस, ये जुड़ जाएगा, और एक हमें Br प्लस के रूप में मिल गया। अब हमें मिल गया क्या, इलेक्ट्रॉन रागी, जिसको जरूरत थी प्लस वाले की। अब ये हमें मिल गया इलेक्ट्रॉन रागी, Br प्लस के रूप में मिल गया, यही अटैक करेगा, और करेगा कहाँ, तो हम इसको दिखा रहे हैं, यहाँ हमें क्या दिया, ये Br प्लस दिया, देखो यहाँ दिया है ना Br प्लस। देखो जो उत्प्रेरक यूज किया ना, वो क्या करेगा, सबसे पहले इसको तोड़ेगा ना। उत्प्रेरक का काम क्या करता है कि जो आप कंपाउंड ले रहे हो उसकी जो है क्षमता को उग्रित करना। अब क्रिया शुरू नहीं करेगा बल्कि क्षमता बढ़ाएगा, सक्रियन ऊर्जा बढ़ाता है,
ठीक। तो अब देखो यहाँ हमें इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट मिल गया, मतलब जनरेट हो गया, मिल गया ना। अब ये अटैक करेगा, जब इस पे ये अटैक करेगा, ठीक, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास भेजेगा, तो ये क्या करेगा, अपना देख रहे हो आर्थो पोजीशन सक्रिय करेगा, फिर पैरा पोजीशन सक्रिय करेगा, फिर आर्थो करेगा। तो इसका मतलब हमें आर्थो और पैरा पोजीशन मिल रहा है ना। तो ये कहां कहां जाके जुड़ेगा, एक बारी आर्थो पे, एक बारी पैरा पे। तो आपको कितने कंपाउंड मिलेंगे, देखो Cl, एक Br यहां मिलेगा, दूसरा आपको क्या मिलेगा, दिख रहा है उसमें, यहां अब हो गया ना। अब की बार Br कहां मिलेगा, यहां, और Cl यहां। तो आपको कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दो। कौन, आर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ठीक। कौन ज्यादा अस्थायी होगा, पैरा वाला। कारण क्या है कि देख रहे हो इन दोनों चार्ट सेम है, ठीक है। जहां इन भीड़ ज्यादा हो जा रही, एक ही पास में भीड़ ज्यादा हो जा रही, तो जब भीड़ ज्यादा हो रही तो रिपल्सन होगा। यहाँ भीड़ कम है ना, जिसके वजह से क्या होगा, मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ गई है, तो ये रिपल्सन नहीं कर पाएंगे ना, तो ये अस्थायी होगा। फिर दूसरी बात है कि सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर इनको बीच से काटेंगे तो देख रहे हैं दोनों क्रियात्मक समूह ऊपर चला जा रहा है, लेकिन इसको जब बीच से काटेंगे तो आधा आधा मिल रहा है, बराबर भाग। तो इसका मतलब ये सममित है और ये असममित, सिमेट्रिकल है, ठीक। तो ये ज्यादा अस्थायी होगा, तो ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया, या इसको बोलते हैं मेजर, क्या बोलते हैं, मेजर, ठीक है। और ये माइनर होगा, ठीक, मतलब ये अल्प होगा और ये क्या होगा, मुख्य होगा। मेजर माने मुख्य, मेन ना, आपका क्या हो गया, मुख्य हो गया। कौन, ये जो है ब्रोमो ना। तो अब क्रिया लिखो, बोल रहे हेडिंग डालो, हैलोजनी करण क्रिया, ठीक, हैलोजनी करण क्रिया बोल रहे हैं तब लिखिए, ठीक, हैलोजनी करण क्रिया लिखिए। अब इसमें हेलो एरीन को, हेलो एरीन को, हेलो एरीन को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, निर्जल फेरिक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराते हैं तो, हैलोजनीकरण कराते हैं तो, हैलोजनीकरण कराते हैं तो, हैलोजनीकरण कराते हैं तो हमें हैलोजनीकरण कराते हैं तो हमें, ठीक है, आर्थो और पैरा हेलो एरीन्स प्राप्त होते हैं। आर्थो, देखो आर्थो और पैरा, हेलो और ये क्या है, एरीन है ना। तो आर्थो पैरा हेलो एरीन प्राप्त होते हैं, बात समझ में आए। जिसमें पैरा मुख्य होता है, जिसमें पैरा मुख्य होता है। अब ये क्रिया नोट करो, तो नोट हो गया। तो आगे देखते हैं। अब हमारा है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रीकरण। तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक देखो हमारा क्या है, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, बात समझ में आई। नाइट्रेशन है क्या ना। तो नाइट्रीकरण का मतलब है, देखो सबसे पहले हम हेलो एरीन लेंगे, क्योंकि हम किसका नाइट्रीकरण करा रहे हैं, हेलो एरीन का। बात समझ में आई। नाइट्रीकरण में होता है क्या कि सांद्र HNO3 लेना पड़ता है हमको, ठीक है। क्या लेना पड़ता है, HNO3। ये अगर देखो हेलो एरीन में केवल हम HNO3 डाल दें तो नाइट्रीकरण होगा नहीं, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सल्फोनीकरण करना, मतलब सल्फोनेशन होना। तो इसका मतलब हमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ता है,
क्या लेना पड़ता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि ये जो हमारा है देखो HOH फिर SO फिर SO फिर देखो SOH, ठीक इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई? अब ये क्या करता है हमने पढ़ रखा है कि एसिड है, एसिड क्या करते हैं बाबू? हाइड्रोजन देते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। तो देखो अब ये आगे क्या देगा आपका? यस डबल बॉन्ड O फिर डबल बॉन्ड O, तो देख रहे हो O माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा इसकी तरफ, ठीक तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। और आपका OH यहाँ है ये ना, इसको दिखा दो OH से। बात समझ में आई? तो इस पे माइनस चार्ज और आपका H प्लस प्रोटॉन, एक प्रोटॉन मिला। अब देखो आपने नाइट्रिक कलर एसिड यूज किया है, ठीक है, तो इसमें भी वही सेम होता है। ये कैसे बनता है? ये बना कैसे रहेगा? बता रहा हूं, देखो सल्फर मैक्सिमम कितनी वैलेंसी दे सकता है? 6। कितनी दे सकता है? 6। अब देखो 4 ऑक्सीजन है, बात समझ में आई? और ऑक्सीजन को कितनी की जरूरत पड़ती है? 2 की, डबल बॉन्ड की ना। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। अगर हम सबको डबल बॉन्ड देते चले जाए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। बात समझ में आई? तो जबकि सल्फर के पास कितने हैं? 6। इसमें देख रहे 2 हाइड्रोजन है, और वो 2 हाइड्रोजन किससे जुड़ेंगे? 2 ऑक्सीजन से ही तो जुड़ेंगे, तभी तो इन ऑक्सीजनों का बॉन्ड पूरा होगा। अब इसमें देखो नाइट्रोजन कितना दे सकता है मैक्सिमम? 5 मैक्सिमम 5 दे सकता है। तो इसमें ऑक्सीजन कितनी है? 6 है ना। तो अगर ये डबल डबल बॉन्ड लेगी तो कितना हो जाएगा? 6 बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजन कितना दे सकता है? 5। तो हम देख रहे हैं इसमें एक हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात वो किससे जुड़ा होगा? ऑक्सीजन से। अब देख रहे हो क्या कि ये जो प्रोटॉन आपका निकला है ना, और ये इस पे इलेक्ट्रॉन देखो लोन पेयर बचे होते हैं, ठीक, तो ये क्या करेंगे? इस प्रोटॉन को खींच लेंगे अपनी तरफ। जब खींचेंगे तो ये आगे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? देखो N डबल बॉन्ड O फिर डबल बॉन्ड O, और देख रहे हो यहाँ अब ये जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक H आगे जुड़ गया, एक पहले से था। अब इसका प्लस इस पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो देखो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है? 2। यहाँ बनाया कितना? 3, ठीक। तो अब इसे क्या करना होगा? एक बॉन्ड तोड़ना होगा। अब वो हाइड्रोजन के साथ तोड़ेगी कि नाइट्रोजन के साथ? अब बताओ। नाइट्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन को जब अपनी तरफ आकर्षित, तो इससे क्या करेगा? आराम से इसको पानी के अणु के रूप में बाहर चला जाएगा। मतलब ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया। तो ये देखो बॉन्ड इस तरफ से टूटेगा, तभी तो इस पे माइनस आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन कम हुआ था वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसकी तरफ, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। तो आपको मिला क्या? देख रहे हो N2, क्या मिला? NO2, और क्या मिला? प्लस। तो इसका मतलब आपको आगे क्या मिल गया? नाइट्राइड प्लस आयन मिल गया। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट हुआ। क्या चाहिए था? इलेक्ट्रोफिलिक ही हमको चाहिए था, हमने जनरेट कर लिया सल्फोनेशन में। अब ये क्या करेगा? यहां से आगे जुड़ेगा। कहां कहां जुड़ेगा? एक तो आर्थो पे जुड़ेगा, और एक तो कहां जाके जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पे। तो आपको क्या देगा? देखो यहाँ एक NO2 और एक यहाँ, ये क्या हो गया? आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। क्या देगा बाबू? बेंजीन, ठीक। फिर दूसरा क्या देगा? तो यहाँ क्या आएगा? नाइट्रो ना, और यहाँ Cl। तो ये क्या होगा? आपका मुख्य होगा। बात समझ में आई? और ये क्या होगा? अल्फ होगा, ठीक। तो जल्दी से नोट करिए समीकरण। तो नोट हो गया गाइस। तो आगे देखते हैं हम लोग तीसरी पॉइंट, ठीक है। तीसरी पॉइंट क्या है हमारी बाबू? सल्फोनीकरण है। तीसरी पॉइंट क्या है? सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण देखते हैं।
सल्फोनेशन ना, सल्फोनेशन। तो देखो सल्फोनीकरण में होगा क्या कि आप सबसे पहले हेलोएरिन लेंगे। क्या ले लेंगे? हेलोएरिन। ठीक, हेलोएरिन आपने लिया, फिर क्या लेंगे? सांद्र H2SO4 लेंगे। क्या लेंगे बाबू? सांद्र H2SO4। ठीक है, कैसा होगा? सांद्र H2SO4 होगा। ठीक, अब इसको हीट कर देंगे आगे। तो सबसे पहले हमें देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक मिलेगा क्या, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक मिलेगा। तो अभी हमने बताया, क्या बताया कि सल्फर है, ये देखो इस तरह से लो जो स्ट्रक्चर है इनका ये है ना, है। तो देख रहा हूं कि ये जो है पहले क्या देगा? प्रोटॉन देगा प्रोटॉन। तो यहाँ OH बचेगा और O पे माइनस H प्लस, और जो है क्या मिलेगा आपको? डबल बॉन्ड O मिलेगा, डबल बॉन्ड O ना। यहाँ क्या मिला आपको? प्रोटॉन मिला। अब यही देखो एक दूसरा जो है प्रोटॉन दे रहा है, अब एक इसी में इसी का अणु, ठीक है, ये क्या करेगा? आपकी बात प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। ठीक, जो दूसरा ऑक्सीजन परमाणु होगा, देखो इनके पास क्या है? 2 लोन पेयर है। कमाल बात ये है कि एक तो प्रोटॉन दे रहा है, दूसरा प्रोटॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो अब देखो जब ये प्रोटॉन को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा तो आगे क्या बनाएगा बाबू? आगे क्या बनेगा? देखो SO, फिर O, और यहाँ क्या आएगा? OH आएगा, और यहाँ OH और इस पे प्लस। तो देख रहे हो ये बॉन्ड इधर तोड़ लेगा, तो आपको मिला क्या? सल्फोनिक आयन मिला। क्या मिला? सल्फोनिक आयन मिला। देखो SO O और प्लस। अब इसी को आपको जरूरत थी, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक काम किया। तो इलेक्ट्रोफिलिक आपको कौन सा मिला है? देखो HSO3 प्लस मिला। देखो 3 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन ना, तो आपको क्या मिला? HO सल्फोनिक आयन मिला ना आपको। तो अब यही क्या करेगा? एक बार आर्थो पे आके जुड़ेगा, दूसरी बार पैरा यहाँ ना, मेटअप नहीं पैरा। ठीक, तो आगे आपको क्या मिल जाएगा? देखो आर्थो, यहाँ Cl है, आर्थो सल्फोनिक एसिड। दूसरा आपको क्या मिलेगा बाबू? पैरा, बार आर्थो पे जुड़ रहा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, मुख्य कौन होगा? ये मुख्य कौन होगा? ये। ठीक, पैरा वाला। बात समझ में आई? चौथी पॉइंट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। चौथी पॉइंट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अब की बार इसमें आपको खुद बताना होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा जनरेट हो रहा है ना, तो नोट करिए, अभी फिर बताइए। तो गाइस नोट हो गया। तो देखते हैं अब जो हमारा लास्ट वो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती क्या है? तो सबसे पहले देखो फ्रीडल क्राफ्ट की मुख्य बात ये है, कहाँ भैया? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कहाँ आए हो? पढ़ने आए? आज छुट्टी है तो पढ़ने आए? कल आए थे कि नहीं? छुट्टी है। जाओ निकलो, छुट्टी है। हाँ, फाइल अभी नहीं आई है, कल लेना। ठीक है, अभी जाओ, छुट्टी है स्कूल की। हाँ भाई, संडे को आओगे? देखो अब ये आपका क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट। तीसरी पॉइंट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया।
फ्रीडल फ्रीडेल है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया ना। तीसरी क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। बात समझ में आई? तो फ्रीडल क्राफ्ट का मुख्य देखो, जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आपको बोलेगा तो सबसे पहले आपको हेलो एल्केन लेना है और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लेनी है, वो जरूरी होता है। ठीक है, हेलो एल्केन में मेथिल क्लोराइड आपका जो होता है या मेथिल से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रोडक्ट आपका रहना चाहिए ना फ्रीडल क्राफ्ट में, और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड होना चाहिए, ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में आता है। तो आप ले रहे हैं क्या? हेलो एल्केन में जैसे CH3Cl ले लीजिए, ठीक है, और आपका मुख्य क्या रहेगा? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड रहेगा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, ये मुख्य होता है इनका। जब भी फ्रीडल में देखोगे तो ये मुख्य रहेगा इनका, ठीक है, तभी इनका नाम पड़ा। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट में आप क्या, आपको इलेक्ट्रोफिलिक मिलेगा कहाँ? बहुत ही आसान है, इसी में तो मिलेगा, इसी में आपको फ्रीडल क्राफ्ट में मिलेगा, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक मिलेगा? आप लोग भी कमेंट में लिख के बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। तो देखो यही पार्ट तो ब्रेक करेगा यार, और इस पे क्या आएगा? प्लस, तो आगे आपको क्या मिलेगा? CH3 प्लस, और ये मेथिल आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी है, क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी। अब यही जाके कहाँ जुड़ेगा? बार बार मेटअप कहाँ है? तीन बार यहाँ, फिर दूसरा यहाँ ना। तो देखो क्या मिलेगा आपको? सीएल गायब हो जा रहा है। कहाँ गायब होगा? Cl यार फिर इसके साथ नहीं जुड़ जाएगा, वो और लोगों के साथ जुड़ जाएगा ना। अब यहाँ जब जोड़ रहे हो देखो, यहाँ जब जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकलेगा, तो वो HCl के साथ नहीं जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या आ गया? आपका CH3 आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया बाबू? फिर यहाँ Cl, यहाँ CH3, और ये क्या हो गया? मुख्य, ठीक। और ये आपकी होमवर्क है, ये आपका क्या है? होमवर्क, ये आपका हो गया होमवर्क। देखो Cl, फिर आप एसिटिल क्लोराइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए बाबू? एसिटिल क्लोराइड। और ये आपका आगे क्या बनेगा? ये होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा? होमवर्क, ठीक। अब इसमें आपको बताना है आपका जो है क्या मिलेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी मिलेगा इसमें, ठीक है। कमेंट में आप जो है कर दीजिए कौन सा आपको इलेक्ट्रोफिलिक मिलेगा, ठीक। अगर आप हमको मानते हैं कि सर हमारा दिया हुआ काम पूरा करेंगे तो कमेंट में जल्दी से लिख के बताइए। देखो ये क्या आपको कौन सा न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक देगा, ठीक। तो आप कमेंट में करके बताइए, और जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तो एक और खास बात है जो है, कल से हम अपनी वीडियो में, ठीक है, देखो पहले ये नोट कर लो तब उसके बाद बताते हैं, नोट करो। नोट हो गया? देखो आपका गाइस, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। देखो अब जो है हम अपने वीडियो में कुछ और नया जोड़ना चाहते हैं, जैसे कुछ नई चीजें जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेंड आ चुका है। अब एक बात है, जब आप जमाने के साथ या समय के साथ नहीं बदलेंगे, या तो आप खुद पीछे रह जाएंगे या जमाना आपको पीछे छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो समय बदलते समय आपको भी बदलना पड़ेगा। तो अब देखा जा रहा है कुछ जो है शॉर्ट वीडियो के भी क्रेज आ रहे हैं,
और कुछ नई नई चीजें सीखने की जरूरत पड़ रही है, तो हमने एक और क्लास इसमें ऐड करने की जरूरत सोची है। ठीक है, अपने ही वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसमें एक नया चीज जो है जोड़ना चाहा है। तो आप उसको बताइए क्या ये सही रहेगा कि नहीं, जो मेरा आइडिया है, ठीक है, वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो अगर सही है तो कमेंट में करके बताइए। तो मैं अपने ही वीडियो में जो है देखो क्लास का नाम क्या रखूं, आप पहले क्लास अल्फा 5 रखूं या कार्बन 5, ठीक है, या Q5। अब ये अल्फा 5 और C5 या Q5 क्या है, ठीक है, जैसे इनका कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल यूज करते हैं, Q5 क्लासेस या अल्फा क्लासेस। तो आप इसमें बताइए कौन सा नाम सबसे सही होगा, जैसे अल्फा 5 क्लासेस, C5 क्लासेस या Q5 क्लासेस। ठीक, अब जाहिर सी बात है को दिमाग में आ रहा है ये क्या है, ठीक है, अल्फा 5 या C5 या Q5 ये है क्या। तो देखो 5 में क्या है, जो आप अल्फा 5 है ये तो ब्रांड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 5 की। 5 में हम 2 जो है अमेजिंग फैक्ट लेके आएंगे, केमिस्ट्री के, किसके, केमिस्ट्री के रहेंगे और कोई नहीं, ठीक है, केवल केमिस्ट्री के 2 अमेजिंग फैक्ट्स रहेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। फिर बचा आपका 3, क्या बचा, 3 ना, ये देखो 2 अमेजिंग फैक्ट्स। फिर तीसरा क्या होगा, 3 बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, 3 बोर्ड के क्वेश्चन बोर्ड के, ठीक है, आपके यूपी बोर्ड के हो गए, बात समझ में आई। बोर्ड के क्वेश्चन 3 रहेंगे, या अगर जब देखेंगे कि बोर्ड के क्वेश्चन के अलावा जैसे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आईआईटी के 3 क्वेश्चन जोड़ देंगे और उसको सॉल्व कराएंगे, नीट के, ठीक है, या पॉलिटेक्निक के, ठीक। तो आपके टोटल देखो 3 क्वेश्चन जो है बोर्ड के या आईआईटी के रहेंगे या पॉलिटेक्निक के, ठीक है। फिर 2 अमेजिंग फैक्ट्स रहेंगे, वो केमिस्ट्री के रहेंगे। तो ये क्लासेस, ठीक है, आप कैसे आइडिया जो हमारा अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में करके बताइएगा। Q5 नाम रखी कि C5 नाम रखी कि अल्फा 5 नाम रखे अपने इस क्लासेस का नाम, ठीक है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा और इसके लिए तैयार हो जाइए। ये आपसे क्लासेस के लिए सजेशन नहीं मांगा, क्या नाम के लिए मांगा, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तब भी मैं जोड़ूंगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। तो ये अमेजिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे, ठीक, और ट्रेंड आ ही चुका है तो ट्रेंड में हम लोग भी ट्रेंडिंग करें, ठीक। तो गाइस शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह से जुड़े रहिए और आपका प्यार बना रहे, ठीक। तो स्ट्रगल को एक बारी फिर, नाम स्ट्रगल का बदलेगा नहीं, क्लास ऐड हो रही है, हमारा स्ट्रगल कभी नहीं छूटेगा, ठीक।